हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और हम बात करेंगे इकोनॉमी जुलाई का सेक्शन। ओके, करंट अफेयर्स बेसिकली। देखिए, इसमें पहला हमारा मुद्दा आता है, मसला ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल मतलब उनको एक हमें स्किल करना है। किसके लिए स्किल करना है? बेसिकली इंडस्ट्री के लिए करना है। तो इंडस्ट्री के लिए आप स्किल कर रहे होंगे तो कुछ स्पेसिफिकेशन होगी ना इस इंडस्ट्री की जिस पे आप स्किल करेंगे, तो उस स्पेसिफिकेशन पे लोगों को स्किल किया जाएगा। अच्छा, जिन्होंने इनफॉर्मल ट्रेनिंग ले चुके हैं क्या उनको भी आप देंगे? हाँ, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो भैया कितने लोगों को करोगे आप स्किल्ड? 1 करोड़ लोगों को करना है। टाइम लिमिट क्या है? 2016 से 2020 के ये कर लेना है। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें मिनिस्ट्री हमारी इन्वॉल्व है। अब देखिए, क्या कुछ पैसा वैसा भी देंगे क्या? हाँ, 8,000 रुपये में मिलेगा भाई। 8,000 रुपये मैक्सिमम दिया जाएगा कि आप सीख रहे हैं, ट्रेनिंग्स को 8,000 रुपये मिलेगा। कितने साल कोर्स है? 1 साल का कोर्स है, ठीक है। अब तो क्या सिखाओगे? सॉफ्ट स्किल सिखाएंगे, पर्सनल ग्रूमिंग सिखाएंगे, बिहेवियर चेंज करेंगे। अच्छा जी, वीडियो भी चलेगा, हमें कुछ मूवी भी चलेगी। हाँ, जहाँ वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगा वीडियो लेक्चर भी चलाई जाएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगाई जाएगी। अच्छा जी, कैसे मोबिलाइज करो? लोगों कैसे बुलाओगे भाई? लोगों को बुलाएंगे, स्किल मेला लगाएंगे। म्यूनसिपालिटीज़ हो गई और जो ग्राम पंचायत है यहाँ पे मेला लगा कर लोगों को बुलाया जाएगा। अच्छा जी, कोई है मतलब इस किसको टारगेट कर रहे हो? जो 10वीं और 12वीं के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं ना, इनको हम टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज़्यादा जो डेथ पेनाल्टी में लोग हैं वो 10 से 12वीं जो ड्रॉप आउट है स्कूल, ये लोग हैं। और ड्रॉप आउट होकर आधे लोग काम करना शुरू कर दिए थे। ये लोग ज़्यादा डेथ मतलब जो फांसी लगनी है, ये बच्चे ज़्यादा हैं। क्योंकि 10 से 12वीं के जो बच्चे होते हैं ये टीनेजर्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा समझ होती नहीं। सो दैट्स वाई इनको ट्रेन कर इन्हें एक सही समाज में जोड़ा जाए। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा कि क्या भाई अप्रेंटिसशिप के लिए भी कोई प्रोग्राम आया है? हाँ। कितनी ज़रूरत है? लगभग 50 लाख लोगों की ज़रूरत है। और अभी तक कितने लोग हमारे अप्रेंटिसशिप में हैं? 3 लाख लोग हैं। कुछ पैसा भी दिया जाएगा? हाँ भाई, 25% उसको स्टाइपेंड दिया जाएगा और 50% टोटल कॉस्ट जो लगेगा सिखाने के लिए वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। मिनिस्ट्री सेम जो हमारा कौशल विकास के लिए थी। अच्छा, बात ये है कि जो एक UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बेसिकली इसमें क्या हो रहा था अब तक कि आपको किसी अकाउंट में जमा करना है पैसा, तो वहाँ पे आप अकाउंट नंबर चाहिए, IFSC कोड चाहिए, तब आप पैसा ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। लेकिन अभी आप आधार कार्ड पे अंगूठा लगाकर और मोबाइल नंबर का यूज़ करके अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इमीडिएट प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। अब देखिए, बिकॉज जो हमारी इंडिया है ये बहुत कैश इंटेंसिव इकोनॉमी है। यहाँ कैश टू GDP रेशियो हमारा 12% है और जो यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं ये 95% पैसा यूज़ करते हैं लेन देन में। लेकिन जो डेवलप इकोनॉमी है 45% ही पैसा यूज़ होता है। तो भाई कुछ पैसा भी लगता होगा छापने में, नोट छापने पैसा तो लगता होगा। 21,000 करोड़ रुपये रखते हैं मेरे भाई, तो उससे कम क्या होगा, हमारा कॉस्ट डाउन हो जाएगा। तो भाई जॉब की क्या हालत है इंडिया में, ज़रा इसको देख लेते हैं। देखिए, 3 प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा ओवरऑल जॉब की डेफिसिट हो रही है। 13 मिलियन लोग एंटर कर रहे हैं और कल 3 मिलियन लोगों को जॉब मिल रही है, ठीक है। तो जब मोदी साहब कहते हैं कि हमारे 65% जनसंख्या 35 के नीचे है, तो भाई बात ये है कि 13 मिलियन लोग तो जा रहे हैं, जॉब मिल रही है 3 मिलियन को। तो जो आप बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है, हमारे यहाँ डिवाइडेंट है भाई, वो डेमोग्राफिक कर्स में चेंज हो जाएगा। जल्दी से इनको स्किल करिए। डेफिसिट जॉब में क्या हो रहा है कि जॉब यहाँ पे अच्छी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो फॉर्म वर्कर हैं, जो कृषि कार्य कर रहे हैं, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं। ये करने से क्या हो रहा है कि जो ये पीपल जो हैं, देखिए ये लोग बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, ये BPL में, ये लाइन BPL में है। तो ये BPL से ये ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और यदि कहीं इर्द गिर्द यहाँ लाइन पे आ भी गए तो कोई बीमारी हो गई उनको या कोई भी एक बड़ा फंक्शन होगा तो फिर तो BPL में गिर जाते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी इशू आ रही है मिडिल क्लास के लिए। अब देखिए, जो हमारी फीमेल वर्कर हैं इनके लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है और कितने % हमारी फीमेल वर्क कर रही है। बेसिकली हमारा जो वीमेन वर्क फोर्स है ये 20% हमारी वर्क फोर्स हमारे काम कर रही है। और ये बेसिकली अपने घर के पास काम करना चाहती है, क्योंकि ये अपने बच्चों को देख सके, अपनी फैमिली को देख सके, जो सोसाइटल इनके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस कर सके। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्म वर्किंग करती हैं ज़्यादा, और ये डेली बेस पर मैन्युफैक्चरिंग में काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं। अब बात ये है कि ऐसी जॉब जो सोशल प्रोटेक्शन दे सके, हेल्थ दे सके, एजुकेशन दे सके, ऐसी जॉब बहुत कम है औरतों के लिए, विमेंस के लिए। ओके, अब देखिए, ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, बेसिकली ये रेगुलर बॉन्ड है। ये हमारा निकाला जाएगा सोलर एनर्जी को,
विंड एनर्जी को और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए ग्रीन बॉन्ड को इशू किया गया है। किसने इशू किया भाई? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो ये जो भी हमारा जो भी इशू कर रहा है हमारा ग्रीन बॉन्ड, तो ये उनकी रेपुटेशन को दिखा रहा है कि भाई साहब आप मतलब कि क्लाइमेट चेंज को लेकर और इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी कंसर्न है, ये बता रहा है, ठीक है। और देखिए आगे देखते हैं, बेसिकली जो हमारा आपको समझ आ गया ग्रीन बॉन्ड किस लिए, बेसिकली अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। जो बॉन्ड से हमारा पैसा आएगा, ठीक है, ये हमारा बॉन्ड का पैसा जाएगा हमारा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे हम पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। बेसिकली होल एंड सोल ये रिन्यूएबल एनर्जी पे पैसा खर्च होगा। तो भैया एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये पहली बार ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहा है। तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बेसिकली कौन सा बैंक है, इसको ब्रिक्स ने बनाया है, ब्रिक्स कंट्रीज है। ब्रिक्स कंट्री मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने बनाया है। और अभी पहली बार वर्ल्ड में ये चाइना में युआन करेंसी में लॉन्च हुआ है। और चाइना में बेसिकली चाइना ने 3 बिलियन युआन को रेज़ किया है और 450 मिलियन पैसा इन्होंने रेज़ किया है। और ये अब इंडिया और अदर ब्रिक्स कंट्री में भी उनके रुपये में, जैसे इंडिया रुपये में, ब्रिक्स के उनकी करेंसी में लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एक हमारा FCNR होता है, एक FSDC होता है। तो RBI ने बोला है कि भैया जो FCNR का मतलब ये है दोस्तों, बेसिकली जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, हमारे NRI हैं और PIOs हैं इंडिया के, जो सिटीज़न हैं इंडिया बेस के, दूसरी जगह काम कर रहे हैं या सेटअप हो गए, तो उनके लिए अकाउंट खोला गया है। वो अकाउंट बेसिकली फिक्स डिपॉजिट के लिए होगा, वहाँ पे आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। और किसी भी फुल कन्वर्टेबल करेंसी में आप पैसा जमा कर सकते हैं, जैसे USD हो गया, जापानीज येन हो गया, स्टर्लिंग पाउंड हो गया, यूरो में आप पैसा जमा कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट इसलिए कि पैसा बना रहे, हमारे यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉपर हमारा जो लेन देन है करंट अकाउंट, ये चलता रहे, पैसा हम घुमाते रहें, क्योंकि हमें एक इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं डॉलर में करंट आया तो ये लोग पैसा हमें मदद कर देते हैं इन चीज़ों के लिए। तब FSDC बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है। तो RBI ने ये पूछा कि भाई कमर्शियल बैंक से भैया ऐसा करो कि कुछ पैसा निकालो, कुछ पैसा लाओ उन लोगों से, क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है। उसका 2 रीज़न है, ठीक है, कि फॉरेनर से पैसा आप जमा करवाए अकाउंट में। इसकी 2 ज़रूरत है। पहली ज़रूरत ये है मेरे दोस्त कि हमारा मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि ट्रम्प साहब आए हैं, यदि क्वांटिटिंग ईजिंग किया इन लोगों ने, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इससे हमारे डॉलर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम से कम हमारा बनता रहे, इसके लिए डॉलर आप इकट्ठा करो बैंक में, ठीक है। और 2013 तक क्या है, 2013 का जो हमारे FCNR अकाउंट में पैसा था, उसको अब अभी तक हमने पे नहीं किया है अपने PIOs को, और जो हमारे NRI हैं, तो अभी हमें 20 बिलियन की ज़रूरत पड़ रही है कि हम इनको पे कर सकें। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा 13 मेजर पोर्ट जो हमारे इंडिया में है। 12 मेजर पोर्ट है और 187 नॉन मेजर पोर्ट है, लेकिन अभी 13वां हमने लॉन्च कर दिया है। बेसिकली तमिलनाडु में है, इसका नाम इनायम नियर कोलाचेल तमिलनाडु में बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए बात ये होती है कि इंडिया में जो 78% कार्गो है, ये कहीं ना कहीं कोलंबो, सिंगापुर और कालंग मलेशिया से आता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पोर्ट है यहाँ पे उतनी मैकेनाइज नहीं है, उतना स्पेस नहीं है, उतना ड्रॉट प्लेस नहीं है, ताकि बड़े बड़े वेसल्स को हम खाली कर सकें। और डेप्थ नहीं है। डेप्थ इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी वेसल्स आती हैं तो उनको कम से कम 8 to 10 मीटर्स एंड एवब उनको डेप्थ चाहिए होता है, ताकि वहाँ पे आके लैंड कर सकें वो बड़ी बड़ी वेसल्स, जो बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स आती हैं, इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इतनी डेप्थ हम नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी हमारी वेसल्स आती हैं ना, ये लोग क्या करती हैं कि बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं। अब चलेंगी, अब अभी नदी में घुसेंगे, सेडिमेंट्स आपके साथ जाएगा, सेडिमेंट्स लेके आती हैं और इसको जो हमारा डेप्थ है इसको भर देती हैं। इसको राउंड द क्लॉक हमें खाली करना पड़ता है, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी इनएफिशिएंट तरीके से होता है, ठीक। अब देखिए बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट से ट्रेड, तमिलनाडु एकदम नीचे पड़ता है टिप पे, तो वहाँ से हमारा ट्रेड फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा कुछ 12 मेजर पोर्ट हैं, इसमें कुछ पोर्ट्स को देख लेते हैं, जैसे कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, टूटिकोरन, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मरमगांव, मुंबई और कैंडला, ये हमारे कुछ पोर्ट्स हैं। और 13वां पोर्ट हमारा बन रहा है तमिलनाडु में। देखिए यदि ये पोर्ट बन गया तो साउथ इंडिया को हम फीड कर सकते हैं। पैसा जो भी हमारा इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, रोड के थ्रू हम साउथ इंडिया में उस सामान को भेज सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसमें कितने पैसे बच जाएंगे? कम से कम 1500 करोड़ रुपए हमारे बच जाएंगे। और वहाँ पे बेसिकली नेचुरल ड्रॉट भी मिल रहा है उस जगह पर, जिस जगह पर हमने पोर्ट बनाने की कोशिश करी है, और वहाँ 20 मीटर की डेप्थ मिल रही है, तो हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए
जो हमारी मेजर पोर्ट्स है ये हमारी बेसिकली कंकरेंट लिस्ट में आती है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा मैनेज करती है। देखिए जो बायो इथेनॉल होता है, बायो इथेनॉल बेसिकली एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके 3 जनरेशन है, पहला जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली हम गन्ना से निकालते हैं, उसके बाद कॉर्न से, व्हीट से, बार्ले से निकालते हैं, ठीक है, इथेनॉल। और इथेनॉल को निकालकर हम पेट्रोल या डीजल से ब्लेंड कर देते हैं, ये हमारी बात होती है। सेकेंड जनरेशन में बेसिकली हमारा लकड़ी से निकालते हैं, वुड, स्ट्रॉ से निकालते हैं और ग्रॉस से निकालते हैं। और थर्ड जनरेशन में बेसिकली हम एल्गल बूम से निकालते हैं, जो एल्गी होते हैं इनसे निकालते हैं। अब देखिए सर, अब दिक्कत क्या हुई कि हमारे यहाँ 2 कंसेक्यूटिव ईयर में ड्रॉट आया हुआ है, तो हमारे यहाँ गन्ना की बहुत उपज कम हुई है। तो जो गन्ना चूसने के बाद जो बचता है ना उसका खाली, उसको हम मोलासिस बोलते हैं, उसको पेर कर हम एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, उससे हम इथेनॉल बनाते हैं। अब क्या हो रहा है कि उससे इथेनॉल, अब शॉर्टेज हो गई, इथेनॉल कैसे हम बनाएंगे, और अभी भी हम पेट्रोल में 5% इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि सेकेंड जनरेशन पे हमें मूव करना है, जैसे बायोमास, बम्बू, व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ से हम निकालेंगे इथेनॉल को, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि ठीक है भाई, अगली बार मौसम अच्छा भी हो जाएगा तो गन्ना भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा पेट्रोल में जो ब्लेंड कर रहे हैं 5% ही कर रहे हैं, लेकिन अब ब्लेंड मतलब मिलाना, अब इसमें ज़्यादा ब्लेंड करने वाले हैं, 22.5% पेट्रोल में मिलाने वाले हैं और 15% डीजल में मिलाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी स्कैरसिटी है, हमारे पेट्रोल और डीजल इतना ज़्यादा नहीं मिलता, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम कम से कम 7 लाख करोड़ रुपए वहाँ से हम बचा सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बम्बू ज़्यादा होता है, बांस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद इससे पॉल्यूशन भी काफ़ी कम होता है ब्लेंड करने के बाद। इस पर कोई एग्जांपल बताइए सर। तो बेसिकली ब्राज़ील इस पे काम कर रही है ब्लेंड करके। अब देखिए पट्टासीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है बेसिकली हमारा, ये साउथ इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब हमने गोदावरी और कृष्णा को लिंक किया है तो जो कृष्णा रिवर है का इसमें पानी कम होता है, लेकिन गोदावरी रिवर हमेशा फ्लडेड होती है, ओके, हमेशा तो नहीं, लेकिन जब टाइम होता है मानसून का तो फ्लडेड होती है, और कम से कम 3000 TMC जो पानी है ये हमारा बे ऑफ बंगाल में वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पर एक रीज़न है रॉयल सीमा रीजन। रॉयल सीमा रीजन में क्या है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉट आता है, बहुत प्रॉपर ड्रॉट आता है, समझ रहे हैं। और उस हम क्या करेंगे कि हम गोदावरी को कृष्णा को लिंक करेंगे और रॉयल सीमा रीजन को पानी को ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि वहाँ पे भी इरिगेशन हो सके, ड्रिंकिंग वाटर हो सके और अच्छे से वहाँ पे लोग रह सकें। इसके बाद हमारा नेट्रिप प्रोजेक्ट है, बेसिकली इंडिया हमारा सिग्नेटरी है व्हीकल स्पेसिफिकेशन के लिए, इवन सिग्नेटरी है। अब इंडिया का मेन मोटिव ये है कि जो भी व्हीकल इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं इसको ग्लोबली कंप्लाई किया जाए, और स्टैंडर्ड जो हमारा दिया गया ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन में उससे भी कंप्लाई किया जाए। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन करेगी ऑटो कंपनीज़ की। और इंडियन ओशन में बेसिकली क्या हुआ है कि वहाँ पे गैस की डिस्कवरी हुई है, नेचुरल गैस बना है वो, लेकिन जो नेचुरल गैस बना है वो आइस के फॉर्म में है, इसलिए वहाँ पे खनन होने की हमारी संभावना है। सो दोस्तों आज बारिश हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।